नमस्ते। केश आयुर्वेद ऑफिशियल पेज की ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन हम केश आयुर्वेद से संबंधित एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम बालों की समस्याएं एवं आधुनिक तकनीकियां और उपचार के बारे में बात करने जा रहे हैं। बाल मतलब केश सभी का पसंदीदा विषय है, लेकिन बालों की समस्याओं का कारण उन्हें संभालना बहुत ही कष्टदायी हो गया है। दवाइयां, तेल, शैम्पू इस्तेमाल करना परेशान हो जाते हैं। फिर इसका कोई आधुनिक तरीके से इलाज संभव है क्या? इसका मतलब है कि कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम कोई इलाज कर सकते हैं क्या? उसका कितना असर होता है? चलिए जानकारी लेते हैं। हमारे साथ है मार्गदर्शक वैद्य सोनाली कौटेकर, जो केश आयुर्वेद शाखा संचालक सानपाड़ा मुंबई में काम करते हैं। डॉक्टर सोनाली कौटेकर पिछले 10 सालों से नई मुंबई में एक प्रमुख चिकित्सक हैं। मैडम ने 2009 में नई मुंबई में जुईनगर में अपना खुद का क्लिनिक श्री विश्वनील आयुर्वेद और पंचकर्म केंद्र शुरू किया। तब से वहां संयुक्त समकालीन अनुसंधान उन्मुख पारंपरिक आयुर्वेद उपचार जो बीमारियों का जड़ से ठीक करते हैं। मैडम ने 2008 में पुणे से बीएमएस पदवी, योग और आयुर्वेद में डिप्लोमा और बीएस संस्कृत पूरा किया है। मैडम ने आयुर्वेद कॉस्मोलॉजी और ट्राइकोलॉजी में अपना सर्टिफिकेट कोर्स भी पूरा किया है। इसके अलावा मैडम ने आईआईसीटीएन मुंबई से कॉस्मेटोलॉजी और लेजर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पूरा किया है। मैडम महाराष्ट्र एसोसिएशन आयुर्वेदिक छात्र में डॉक्टर के नई मुंबई के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे हैं, और जो आयुर्वेदिक छात्र और डॉक्टर के समस्या के लिए काम करते हैं। मैडम ने पूरे इंडिया के बाहर भी और इंडिया में भी आयुर्वेद के संबंधित कुछ व्याख्यान दिए हैं। कई मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए हैं। मैडम ने 2017 में पुणे में केश आयुर्वेद द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में एक केस स्टडी प्रस्तुत किया है। ऐसे अनुभवी डॉक्टर सोनाली कौटेकर का स्वागत हम करते हैं और शुरुआत करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इंटरव्यू में। धन्यवाद सर। नमस्ते। मैं आपको पहला सवाल पूछना चाह रहा हूँ। बहुत जगह ऐसा हो जाता है कि बाल हमारे बहुत ही छोटे हैं, छोटा ऑर्गन लगते हैं और हम सोचते ही नहीं बालों के बारे में। फिर भी इसके ऊपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल किए जाती है? क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूज करके हम बालों की जो भी समस्या है ये दूर कर सकते हैं? जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। सर्वप्रथम मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगी। श्री भगवान धन्वंतरी जी है जो आयुर्वेद की देवता है, उनको भी नमन करना चाहूंगी। जो और मेरे जो गुरुजन है उनको भी नमन करना चाहूंगी। तो आपने जो सवाल पूछा कि बाल अगर इतना छोटा ऑर्गन है फिर इसके लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों देना, तो बाल फिर भी छोटा ऑर्गन है। अगर बालों में कुछ समस्याएं है तो जो कुछ भी कॉन्फिडेंस लेवल आपकी कम हो जाती है। आप अगर अच्छे हैं तो आपका सौंदर्य भी निखरते। तो और बालों के ऊपर ही बाला या उजड़ा चमन जैसे कुछ मूवीज आए हैं पर डिपेंड है, तो इतना ये बालों का इम्पोर्टेंस है। कभी कभी बालों में ऐसी बीमारियां होती है जो हमें सिर्फ आंखों से दिखाई नहीं देती। इसके लिए हमें कुछ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या फिर कुछ आधुनिक तकनीक है। मैडम, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ, अभी आ रही है सर आवाज? अभी अभी आ रही है। ओके। मैंने अभी जो कहा वो आवाज नहीं आई थी? हाँ, अभी नहीं आई। तो आपका स्क्रीन थोड़ा चेंज हुआ है। हाँ, मेरी स्क्रीन चेंज हो गई है। ओके, यस। आगे ठीक है? नहीं है सर। यस, नीलेश सर। मैडम स्क्रीन उलटी ठेवा।
ठीक है अभी? Yes. यस। ओके। अच्छा, तो मैं फिर से ये प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी कि तो बाल जो है, अगर ये हमें लगता है कि बहुत छोटा ऑर्गन है, फिर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रोल करता है हमारे पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। अगर बालों में कुछ समस्याएं हैं तो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाती है। अगर बाल हमारे अच्छे हैं तो हमारा सौंदर्य भी निखरने लगता है। अगर बालों कुछ बहुत सारी बीमारियां होती है जो हम सिर्फ आंखों से नहीं देख पाते या फिर आंखों से सिर्फ डायग्नोस नहीं कर पाते, तो प्रॉपर डायग्नोसिस हो और थोड़े फास्ट रिजल्ट मिले, इसके लिए हमें कुछ मॉडर्न आवाज नहीं आ रही है मैडम फिर आपकी। आप एग्जांपल दे रहे थे ऊजा चमन और ये फिल्म का बालों की तरफ क्या हो सकता है? अभी हाल ही में देखिए, बालों के ऊपर बाला या फिर उजड़ा चमन जैसी कुछ मूवीज आई है। मतलब यही पता चल जाता है कि बाल कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसके ऊपर पूरी फिल्म बन सकती है। वही सेम दिखाई दिया है कि उसमें कि बाल अगर कम है तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कितनी कम होती है। बाल अगर कम है तो बहुत लोगों की शादी तय नहीं हो पाती, किसी को स्ट्रेस या फिर किसी को डिप्रेशन आ जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट ये बाल है। इसके साथ ही बाल जो है, अगर बालों में कुछ समस्याएं है तो बॉडी में बहुत सारी और समस्याएं होती है या फिर और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसका रीजन या फिर उसका एक कारण हमारा हेयर फॉल या फिर हेयर में कुछ प्रॉब्लम्स है वो दिखाई देते हैं। तो वो भी हमें रूल आउट करना पड़ता है कि बॉडी में कहाँ पर तो कुछ तो एबनॉर्मलिटी है या फिर कुछ तो डिसीज हुआ है जो बालों के ऊपर वो दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए बाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है शरीर का। ओके। हम जैसे अपने फिल्म को वही एग्जांपल दे उजड़ा चमन, तो रियल लाइफ में ये ऐसा होता है। अगर बाल नहीं है, पूरा गंजा है, तो शादी होने के लिए डिफिकल्टी जा जाती है। अगर कहीं जाते हैं तब भी हमें लोग बुलाते हैं और कोई ये गॉसिप करते हैं हमारे बारे में। तो सामान्य तौर पर बालों की क्या क्या समस्या होती है? जब आप क्लिनिक में होते हैं तो लोग आपके साथ आते हैं, तो पेशेंट जब आते हैं तो क्या क्या बताते हैं और क्या क्या सोल्यूशन उनके उसके लिए रहते हैं? क्या समस्या होती है? जी हाँ, बालों में ऐसे देखा जाए तो गिन चुन के 5-6 ही प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि हेयर फॉल होना, हेयर फॉल अगर ज्यादा दिन तक हो तो हेयर थिनिंग होना या फिर हेयर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाना, कम समय या फिर कम उम्र में ही बाल सफेद हो जाना। अभी मेरे पास ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जो 8-9 साल के बच्चे हैं जिनके बाल सफेद हो गए हैं, 80-90% बाल उनके सफेद हो गए हैं। ऐसे भी पेशेंट्स हमारे पास है। या फिर बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है, उसमें भी ड्राई डैंड्रफ या फिर वेट डैंड्रफ होता है। बालों में कुछ प्रॉब्लम्स है, इसीलिए चेहरे पर भी पिंपल या फिर पिंपल मार्क्स आ जाते हैं। बालों में कभी कभी अरुणशिका या फिर कुछ फुंसियां आती है। हमारे केश आयुर्वेद के केस पेपर में ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स है जो बालों के ऊपर ही वहां पर डिस्क्राइब किए हैं। या फिर बालों में कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें आंखों से देख नहीं सकते, और पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमें खुजली बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत सारे बाल हम देखते हैं लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें आंखों से नहीं देख सकते, वैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो पता चलते हैं। ऐसे कुछ नॉर्मल ही बालों के प्रॉब्लम्स है। कभी कभी एलोपेशिया का प्रॉब्लम होता है। एलोपेशिया मीन्स बीच बीच के बाल चले जाते हैं। अगर बीच बीच के बाल चले जाते हैं तो उसे एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं, जिसे हमारे आयुर्वेद में इंद्रलुप्त कहते हैं। कभी कभी एलोपेशिया टोटालिस होता है जिसमें पूरा बाल्डनेस आ जाता है, सिर के बाल चले जाते हैं, बियर्ड के बाल चले जाते हैं। लड़कियां है या फिर जेंट्स है उनमें आईब्रोज के बाल चले जाते हैं, पूरे बॉडी के बाल चले जाते हैं। इतना ये प्रॉब्लम होता है। मीन्स बालों के देखा जाए तो 5-6 ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत परेशान करते हैं। सही में आपने जब बोल रहे थे आपने मशीन्स का जिक्र किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। जो वो मशीन्स जब आती है तो हम वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि एलोपैथी में सब ये यूज किए जाते हैं। तो आयुर्वेदा में क्या कंसेप्ट है कि वो मशीन जब आते हैं तो आयुर्वेद में क्या कंसेप्ट है ये? जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेमिनार का या फिर आज के इंटरव्यू का।
जब ये सब्जेक्ट हमने मेरे लिए चुना था कि आयुर्वेद टेक्नोलॉजी, आयुर्वेद कंसेप्ट्स विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो थोड़ा सा हमें लगा था कि ये शायद वाद विवाद का सब्जेक्ट हो सकता है या फिर इससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन हम जो मशीन्स यूज कर रहे हैं, सच में हम कुछ मशीन्स यूज कर रहे हैं जो मॉडर्न मशीन्स है, लेकिन इसमें जो कुछ भी थिंकिंग है हमारा, वो पूरा आयुर्वेदिक थिंकिंग है। जैसे देखा जाए, फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी कि अगर डर्मा रोलर हम यूज करते हैं, तो डर्मा रोलर में जो कुछ भी सुश्रुताचार्य जी ने प्रच्छान कर्म का, उसी तरह से उसका काम होता है। सिर्फ मशीन हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड या फिर थोड़ा अलग मशीन यूज करते हैं। सेकेंड, अगर उसमें जो कुछ भी डर्मा रोलर जब हम घुमाते हैं स्किन के ऊपर से, तो स्मॉल स्मॉल वुड्स होते हैं जैसे प्रच्छन्न कर्म में होते हैं, और सेम जो अंदर जो कुछ भी वात या कफ दोष है जो अटका हुआ है, वो बाहर आता है और उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। पीआरपी जैसे कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें रस धातु की चिकित्सा होती है, शुक्र धातु की चिकित्सा। अगर रस धातु का प्रीनन कम हो रहा है, या फिर शुक्र धातु में कुछ विकृति है, या फिर और न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है सेल को, तो वहां पर हम पीआरपी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसमें रस धातु के तरफ से हम या फिर आप धातु के महाभूत के हिसाब से हम थिंकिंग कर सकते हैं। कुछ कॉटरी मशीन्स हम यूज करते हैं जिससे अनवांटेड वॉर्ड्स या फिर मोल्स रिमूव करते हैं हम, तो उसमें भी तेज महाभूत या फिर अग्नि कर्म जैसे कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, वहां पर भी हम अग्नि महाभूत या फिर तेज महाभूत जैसे थिंकिंग करते हैं। कुछ हाइड्रा फेशियल्स जैसे कुछ हमारे हम यूज करते हैं जिसमें जल महाभूत की हम ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हम थिंकिंग पूरा आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं। इसमें प्रोडक्ट भी पूरे आयुर्वेदिक ही यूज करते हैं, और आयुर्वेदिक थिंकिंग करके ही हम मॉडर्न मशीन्स यूज करते हैं। इसीलिए मुझे तो लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक मैं बात बताना चाहूंगी कि कोई भी मशीन है या फिर कोई भी साइंस है, वो किसी शास्त्र की देन नहीं है। हमारे शास्त्रकार जो है, चरकाचार्य जी है या सुश्रुताचार्य जी है, उन्होंने भी कि अगर कोई शास्त्र जो आयुर्वेद से अलग है और उसमें कुछ अच्छी चीजें बताई गई है जो आपके पेशेंट्स को रिजल्ट अच्छे दे रही है, तो वो आपको अपनाना चाहिए। तो वही हम कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ मॉडर्न अभी तकनीक्स है जो हम आयुर्वेदिक तरीके से यूज कर सकते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज करके, तो क्यों ना हम ये यूज करें। तो डेफिनेटली वी कैन यूज इट एंड वी शुड यूज इट। ओके, तो आयुर्वेदा में ही बहुत सारे मशीन्स आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने बोला अभी जल है, तो वात है, पित्त है, उसे देखकर आप मशीन्स यूज कर रहे हैं उसके बारे में। तो डायग्नोसिस के लिए कौन सी मशीन्स यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई डिफरेंस है, उसमें भी कोई बदलाव आ रहे हैं, डिफरेंस काइंड्स ऑफ द मशीन्स है वहां पे? यस, डायग्नोसिस हमारे पास एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो केश आयुर्वेद की देन ही हम कह सकते हैं। स्कैल्प एनालाइजर हम यूज करते हैं। जब शुरू में मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, तब मुझे जब मैं एग्जामिनेशन करती थी, तब मुझे लगता था कि इसमें कुछ मिसिंग है, जो मैं क्वेश्चन पूछकर या फिर नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाती, वो भी कुछ है तो मैं देख नहीं पा रही हूँ। इसके लिए कुछ केश आयुर्वेद मैंने उसके बाद में ज्वाइन किया, और इसके बाद में कुछ हम मॉडर्न तकनीक्स यूज कर रहे हैं, जैसे ये स्कैल्प एनालाइजर है, स्कैल्प एनालाइजर या फिर डर्मास्कोप, ऐसे कुछ मशीन्स होते हैं जिसमें यहाँ पर 50 मेगापिक्सल से लेकर एक 400 मेगापिक्सल तक कैमरास लगे होते हैं, और ये लेंस यूज करके हम वहां पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस करते हैं। वहां पर एक्चुअल सेल में क्या प्रॉब्लम है या फिर रूट्स में एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, अगर रूट्स है तो वो प्रॉपर रूट है, नॉर्मल रूट है, या फिर वो डैमेज रूट है। अगर रूट है तो उसमें क्या डैमेज हुआ है, या फिर उसमें कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। कभी कभी आंखों से दिखाई नहीं देता, या फिर पेशेंट्स कहते हैं कि डैंड्रफ का प्रॉब्लम तो मुझे है नहीं, लेकिन हम जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो वह पता चलता है कि हाँ डैंड्रफ है। और सेम ये चीजें हम पेशेंट्स को स्क्रीन पर के स्क्रीन पर भी देखने के लिए देते हैं, तो पेशेंट्स को भी पता चलता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, और सच में आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। ये मतलब ये पेशेंट को विश्वास मिल जाता है कि हाँ मैंने देखा और ये सच में मुझ में प्रॉब्लम है। कभी कभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आंखों से देख नहीं सकते, वो भी ये मशीन से हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसमें भी अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज होती है। कभी कभी एलोपेशिया का पेशेंट है जिनमें लॉन्ग टर्म एलोपेशिया है या फिर बाल नहीं है, वहां पर भी हम ये माइक्रोस्कोप लगाकर देखते हैं कि सच में हेयर रूट्स प्रेजेंट है कि नहीं।
अगर हेयर रूट्स वहां पर प्रेजेंट है तो ही हम बताते हैं पेशेंट को कि आपको ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करनी है। अगर हेयर रूट्स वहां पर अब्सेंट है तो हम पहले ही बता देते हैं कि हम ट्राई करेंगे, 2-3 महीने तक हम चेक करेंगे, उसके आगे जाकर अगर हेयर रूट्स दिखते हैं तो ही हम ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो फॉल्स कमिटमेंट है वो भी वहां पर हम रोक सकते हैं। तो ऐसे डायग्नोस्टिक पर्पस हम ये मशीन बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर हरीश पाटनकर सर ने जो भी कोई टेक्निक्स यूज किए हैं आपने बताए, और उनके हर महाराष्ट्र के हर शहर में, देश के हर शहर में ये ब्रांच ओपन हुई है। सो ये बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा इंडिया के बाहर भी नीदरलैंड है, दुबई है, रशिया है, वहां भी आपके ब्रांचेस है। सो केशायर के जो 108 जैसे पूरे वर्ल्ड में अभी फैल रहा है, और आप ये मॉडर्न टेक्निक यूज करके काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं उसके आगे जानना चाहता हूँ कि डैंड्रफ के लिए, जो भी डैंड्रफ है आजकल बोलते हैं, जहाँ एडवर्टाइजमेंट में बहुत आती है कि डैंड्रफ हुआ ये करो वो करो, ऐसे बताया जाता है, लेकिन डैंड्रफ के लिए कौन सी मॉडर्न ट्रीटमेंट आप लोग यूज कर सकते हैं और करते हैं और पेशेंट को बताते हैं? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और जब हम देखते हैं कि चेहरे पर पिंपल मार्क्स है या फिर पीठ पर पिंपल मार्क्स है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है, और हम जब पूछते हैं पेशेंट्स को कि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि हमें तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है नहीं। फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर वहां पर इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन के वजह से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनके वजह से ये डैंड्रफ है। तो इसके लिए हम और कुछ मशीन्स यूज करते हैं, जैसे कि एक ये हाई फ्रीक्वेंसी जैसे कुछ मशीन्स है, या फिर लेजर कोम जैसे कुछ मशीन्स है। मैंने जैसे बताया, यहाँ पर हम जो डैंड्रफ है वो और कफदोष ज्यादा बढ़ता है तो उसके कारण डैंड्रफ फॉर्म होना शुरू हो जाता है। और ये जो हम हाई फ्रीक्वेंसी मशीन यूज करते हैं, इसमें हम तेज महाभूत यूज करते हैं, इसमें लो करंट पास करते हैं। इसमें भी 2 रेज होते हैं या फिर 2 गैसेस होते हैं। इसमें नियॉन गैस एक होता है और एक ऑर्गन गैस होता है। एक जो है वो एंटी बैक्टीरियल काम करता है और एक जो है वो एंटी फंगल काम करता है। जैसा इन्फेक्शन है उसके हिसाब से हम ये कोम चेंज कर सकते हैं, और ये कोम सिर्फ बालों में से घुमाना है हमें, कुछ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सेट करके। ये घुमाने के बाद वहां पर जो कुछ भी माइक्रो ब्लीडिंग है या फिर माइक्रो जो कुछ भी सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर होने लगता है। अगर हीट फॉर्म होती है वहां पर तो सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, जो कुछ भी लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो अच्छी तरह से हो जाता है, जो डेब्रिस है वो निकल जाता है, डेड स्किन है वो निकल जाती है, इन्फेक्शन कम हो जाता है इससे, और अल्टीमेटली डैंड्रफ कम होने में हेल्प होती है। सेम थिंग अगर कुछ एलोपेशिया के पैचेस है या फिर कहाँ पर हमें ज्यादा ऑयल लगाकर ज्यादा पेनिट्रेशन करना है, तो इसके लिए कुछ हम अलग मशीन्स यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी में ही। ये जैसे है, ये प्रोब हम यूज करते हैं, वहां पर कुछ जेल्स लगाकर, आयुर्वेदिक ही डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि हम सब आयुर्वेदिक ही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं इसमें। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज करके हम वहां पर पेनिट्रेशन ज्यादा हो इसके लिए हम ये राउंड राउंड घुमाते हैं। इसके साथ ही अगर चेहरे पर हमें करना है तो चेहरे के पिंपल्स के लिए भी हम हाई फ्रीक्वेंसी जैसे कुछ मशीन्स के अलग अलग प्रोब यूज करते हैं। अगर बड़े बड़े पिंपल्स है तो यहाँ पर ये ऐसे कुछ प्रोब्स हम यूज करते हैं। हार्डली विद इन 2 days जो कुछ भी बड़े बड़े पिंपल्स है वो भी इससे बैठ जाते हैं। सेकेंड थिंग, जो कुछ भी चेहरे पर सैगीनेस है या फिर झुर्रिया है, रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, वो कम होती है, और उससे ही जो चेहरे का ग्लो है वो बढ़ता है। डबल चिन है तो वो कम होता है, ड्राई स्किन जो कुछ भी डेड स्किन है वो निकल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी मशीन के डैंड्रफ और बाकी स्किन के प्रॉब्लम्स और हेयर प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये देते हैं। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि अगर हमने ये मॉडर्न ट्रीटमेंट यूज कर दी तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। yes, yes. बहुत सारे लोग जो होता है ना गंजा हो जाते हैं, कुछ लोगों को कम है, कहीं पे भी हो जाता है, कई बालनेस होते हैं, अल्पोसिया होते हैं, इस तरह से केसेस बहुत सारे हमें दिखते हैं आजू बाजू में। और ये एक बार गंजा होने के बाद एक बार आदमी को एंजाइटी बढ़ जाती है, वो 4 लोग में घूम नहीं सकते अंदर, तो वो टेंशन में आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? जी हाँ, बाल्डनेस के पेशेंट के लिए भी 2 टाइप्स के बाल्डनेस होते हैं। जो एक मैंने बताया कि एलोपेशिया एरियाटा बीच के चले जाते हैं, और एलोपेशिया टोटालिस इसमें पूरे ही बदन के या फिर सिर के पूरे बाल चले जाते हैं। उसमें भी इनिशियल स्टेजेस में अगर
जो एलोपेशिया एरियाटा है, इनिशियल स्टेजेस में हम हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको बताया, वो ट्रीटमेंट हम यूज कर सकते हैं। और अगर थोड़ा इसमें बढ़ा हुआ है तो इसमें हम कुछ जैसे ये डर्मा रोलर है, ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स हम यूज करते हैं। ये मैंने अभी जैसे बताया कि चरकाचार्य जी ने जो प्रच्छान कर्म कहा है, वैसी ही ये टेक्निक है। यहाँ पर हम ये अगर स्किन है तो यहाँ पर ये हम ऐसे रब करते हैं, इसमें कुछ माइक्रो निडल्स होते हैं और माइक्रो निडल्स यहाँ पर जैसे रब करते हैं हम, तो वहां पर एक स्मॉल स्मॉल वुंड्स हो जाते हैं और जो वुंड्स जैसे भरते हैं वहां पर जो वुंड हीलिंग रिएक्शन है वो हम एक्टिवेट करते हैं और वो एक्टिवेट होने के बाद जो नई स्किन आती है वो प्रॉपर आ जाती है। अगर रूट्स वहां पर नहीं है तो या फिर रूट्स वहां पर के कमजोर हो गए हैं या फिर अंदर जो ट्रैप हुआ है वात या फिर कफ दोष है वो इस प्रच्छान कर्म से बाहर निकल आता है। जो दूषित वात है, दूषित कफ है, वो निकलने के कारण अंदर जो कुछ भी सेल्स है वो प्रॉपरली फंक्शन करती है। उसके साथ ही जो कुछ भी वहां पर नए बाल, नए रूट्स अगर फॉर्म हो रहे हैं तो नए रूट्स अच्छी तरह से फॉर्म होते हैं। नए रूट्स अगर नहीं है वहां पर तो कभी कभी वो भी नए रूट्स फॉर्म होते हैं। तो ऐसे ये डर्मा रोलर हम हेयर के लिए यूज कर सकते हैं। सेम थिंग अगर स्किन पर हमें ये यूज करना है तो अगर पिंपल मार्क्स है या फिर स्कार्स है वहां पर ये हम ऐसे स्किन पर रब करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर छोटे छोटे पोर्स हो स्किन पर, दाग हो या फिर छोटे छोटे पिट्स हो तो वो भी हम ये मशीन घुमाते हैं, वहां पर रब करते हैं। जो कुछ भी हीलिंग प्रोसेस है वो अच्छी हो जाती है और पिट्स की जो साइज है वो कम होती है। इसके लिए कुछ थिंग्स करने पड़े हमें। और सेम थिंग कुछ प्रोडक्ट्स यूज करके हम ये तकनीक यूज करते हैं। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड था, 6 साल से उसका जो बालनेस है ना बढ़ते बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, और जब भी वो लड़की देखने को जाता है ना तब भी रिजेक्ट हो जाता है। तो कुछ टाइप कि ऐसे लोगों के होते हैं कि काफी दिनों तक ये रहते हैं, उसमें और कुछ ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं क्या? जी हाँ, इनिशियल स्टेज मैंने जैसे कहा कि हम डर्मा रोलर जैसे कुछ ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है तो हमें और एडवांस ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। मैंने जैसे बताया कि हमें डेफिनेटली आयुर्वेदिक मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन हमें देने ही पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ मैं फिर से यही रिपीट कर रही हूँ कि इंटरनल मेडिसिन के साथ हमें ये ट्रीटमेंट्स यूज करने हैं तो ही रिजल्ट देंगे। हम से कुछ इसमें ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं। पीआरपी मींस प्रोटीन रिच प्लाज्मा थेरेपी, या फिर इन शॉर्ट सिर्फ प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ अगर हम यूज करते हैं तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसमें हम पेशेंट्स का ही कुछ ब्लड निकाल कर लेते हैं, एक 10 ml, 20 ml, 40 ml तक हम ब्लड जितना हमें यूज करना है उतना, या फिर जितना एरिया बड़ा है उतना हम ब्लड निकाल के लेते हैं। वो सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है एक, उसमें हम वो डालते हैं और ये सेंट्रीफ्यूग करके लेते हैं ब्लड, और उसमें से न्यूट्रिएंट प्लाज्मा करके एक न्यूट्रिएंट पार्ट होता है जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ प्रोटीन्स होते हैं। वो जो प्लाज्मा है वो हम सेपरेट करते हैं, जो न्यूट्रिएंट पार्ट है, और वो हम इंसुलिन निडल्स होती है उससे वहां पर इंजेक्ट करते हैं। ये इंजेक्ट करने के बाद जो प्लाज्मा डायरेक्टली वहां पर जाता है, तो जैसे रस धातु का कार्य होता है वैसे ही ये कार्य रस धातु का प्रीणन जैसा कार्य करता है, और वहां पर जो कुछ भी नए रूट्स है वो नए रूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ इन्फेक्शन है वो कम होते हैं। हेयर थिनिंग है तो फिर हेयर डेंसिटी बढ़ती है। ऐसे बहुत सारे हम हेयर के ऊपर ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेम थिंग मैंने बताया कि स्किन के ऊपर भी हम ये यूज कर सकते हैं। स्किन पर अगर पोर्स है, बड़े बड़े पोर्स है, तो हम ये यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं स्किन के ऊपर। अगर मार्क्स है, कुछ स्पॉट्स है, वहां पर हम ये यूज कर सकते हैं। अगर सैगिंग है या फिर टाइटनिंग करना है स्किन के ऊपर, या फिर एजिंग दिख रहा है, तो इसके लिए एक क्लीनर या फिर एक तर्पण ट्रीटमेंट रस धातु की, ऐसे हिसाब से हम ये सोच सकते हैं। और ये प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव, हेयर और स्किन दोनों में भी ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है। ये तो हम मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये यूज किए जाते हैं और इससे हमें रिजल्ट ही मिलते हैं। तो उसमें जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है तो वो भी कर सकते हैं हम? जी हाँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स तो बताया कि हम
हर एक ट्रीटमेंट के साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जोड़ते हैं। इंटरनल मेडिसिन में देने ही पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत बार थायराइड का प्रॉब्लम होता है, या फिर हार्मोन बैलेंस होता है, मेंस्ट्रुएशन के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर जॉइंट प्रॉब्लम्स होते हैं, माइग्रेन का प्रॉब्लम, स्ट्रेस होता है, या इंडाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारे मतलब खून की कमी होना, सिर्फ एनीमिया से लेकर कैंसर तक बहुत सारे डिसीजेस में 90% डिसीज में हेयर फॉल या फिर हेयर के प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो इसके हिसाब से कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन देने पड़ते हैं, कुछ हेयर पैक्स देने पड़ते हैं। हेयर पैक्स में भी अगर ड्राई हेयर है तो उसके लिए कुछ अलग पैक्स देने पड़ते हैं, अगर ऑयली हेयर है या फिर ऑयली स्काल्प है तो उसके लिए कुछ अलग पैक्स हैं। कुछ अलग अलग ऑयल्स हम यूज करते हैं, जैसे कि अगर हेयर फॉल ज्यादा है तो अमलकी ऑयल, ऐसे कुछ कंटेंट, अमलकी वाला कुछ कंटेंट यूज करके हम ऑयल्स लगाते हैं। अगर स्ट्रेस इंड्यूस या फिर स्ट्रेस डिप्रेशन के कारण अगर बाल झड़ रहे हैं तो फिर इसके लिए हम ब्राह्मी या फिर जटामांसी ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो निम्बक या फिर करंज ऑयल यूज कर सकते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वहां पर भी हम निम्ब ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर डेंसिटी हमें बढ़ानी है बालों की या फिर स्ट्रॉन्ग करने हैं बालों को तो फिर वटा जटादी जैसे कुछ ऑयल्स है वो यूज कर सकते हैं। और इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है लीच ट्रीटमेंट। ये जो लीच ये हम बालों में लगाते हैं। सबसे पहले मेरे यहाँ जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले मैं इंटरनल मेडिसिन देती हूँ, और उसके साथ कुछ भी ट्रीटमेंट करने से पहले ये लीच लगाती हूँ। लीच लगाने के बाद जो लीच है वो वहां पर जो इम्प्योर ब्लड है वो पूरा सक कर लेती है। वहां तो कुछ भी दूषित वात है, दूषित कफ है, वो पूरा निकाल देती है। और वो निकालने के बाद टॉक्सिन्स वहां पर जो निकालने के बाद उसके बाद जाकर अब जब हम डर्मा रोलर या फिर पीआरपी, हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसे ट्रीटमेंट्स करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। डेफिनेटली जब एलोपेशिया एरियाटा या फिर मैंने बताया इंद्रलुप्त के पेशेंट है, बहुत बार सिर्फ लीचेस लगवाने से भी नए बाल उधर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। अभी मुझे सवाल ये पूछना है और मेरे दिमाग में भी ये आया है, अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिजल्ट मिलता है, सुनो, अगर रिजल्ट हमें मिलता है तो फिर ये मॉडर्न मशीन्स यूज करने की सच में जरूरत है क्या? क्योंकि बहुत सारे आप बोल रहे हैं कि आयुर्वेदिक भी है, मॉडर्न भी है, तो उसमें रियली डू वी नीड टू यूज दिस मॉडर्न मशीन्स? जी हाँ, मॉडर्न मशीन्स क्यों यूज करें? अगर आयुर्वेदिक से हमें रिजल्ट मिल ही रहा है तो ये क्यों? यही तो बात है ना, आयुर्वेद से हमें रिजल्ट मिल रहा है तो क्यों जरूरत है कि हमें ये यूज करना है? जी हाँ, जैसे मैंने शुरू में बताया कि लोग बदल रहे हैं, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोगों के पास टाइम नहीं होता। हम तो बोलते हैं पेशेंट्स को कि आपको रोज कम से कम 4 बूंद तो ऑयल लगाना है, लेकिन उतना भी लोग या फिर पेशेंट्स फॉलो नहीं कर पाते, या फिर बहुत बार जेल्स पूछ देते हैं हम पेशेंट्स को लगाने के लिए, जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा में या फिर एलोपेशिया के लोगों में हमारा केश आयुर्वेद का हेयर ग्रो जेल है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे कुछ जेल्स है या फिर कुछ सिरम्स होते हैं वो हम लगाने के लिए देते हैं पेशेंट्स को, लेकिन फिर भी वो लगा नहीं पाते। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? तो जो 10 दिन अगर हम रोज ये जेल्स या फिर रोज ऑयल्स लगाएंगे, वो जो रिजल्ट है, वो जो मशीन्स है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी, गैल्वानिक या फिर अल्ट्रासाउंड ऐसे कुछ मशीन्स हम यूज करेंगे तो वो एक ही दिन में काम होता है। तो ये मतलब मैंने जैसे बताया कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इसके लिए हमें ये यूज करने हैं। सेकेंड थिंग, पेशेंट को कुछ सोफिस्टिकेटेड लगता है आजकल। मैंने बताया जैसे दिखाऊ या फिर थोड़ा सा फैशनेबल ऐसे कुछ तो हो रहा है सब। तो ये भी है कि पेशेंट को लगता है कि हाँ, मेरे स्किन के ऊपर बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, या फिर मेरे बालों में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, और उनके मन को एक तसल्ली मिलती है कि हाँ, आई एम गोइंग इन अ। तो ये भी एक आश्वासक चिकित्सा हो जाती है कि हाँ, इंटरनल जब उन्हें अच्छा लगता है तो बाहर से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोनों ही आप बोल रहे हैं कि सो मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये मॉडर्न टेक्निक्स और पारंपरिक जो है हमारा आयुर्वेदिक, ये हम यूज कर रहे हैं, और साथ में ही लोगों का माइंड का ही सोचना पड़ता है। अगर उनको दिल को तसल्ली मिल गई तो डेफिनेटली सो दे विल यूज इट। उसके अलावा मुझे अभी ये आपको पूछना है, देखो, ओनली मॉडर्न टेक्निक्स यूज करना है और आयुर्वेद के साथ मॉडर्न टेक्निक यूज करना, इन दोनों में क्या फर्क है? आप अब मेरी बात समझ रहे हैं मैडम, कि ओनली मॉडर्न टेक्निक यूज करना और आयुर्वेद के साथ मॉडर्न टेक्निक्स यूज करना, इन दोनों में क्या फर्क है? ये एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा सवाल है।
जब हाँ। पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं और जब हम उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, स्कैल्प एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर जो हमारा का केस पेपर है उसके हिसाब से प्रॉपर फिल करके लेते हैं। कभी ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि हमें कुछ स्कैल्प एनालिसिस से भी पता नहीं चलता, फिर हम कुछ रिपोर्ट्स है वो हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए बाल कुछ निकाल कर वहां के बाल एक 8-10 बाल निकाल कर हम जो हमारी मेन केशावृत की लैब है वहां पर सेंड करते हैं। वहां पर पूरा सप्त धातु या फिर त्रिदोष पंचमहाभूत इस हिसाब से प्रॉपर एग्जामिनेशन होकर हमारे पास एक 17 पेजेस का रिपोर्ट आता है और उसमें लिखा होता है कि आपको ये ट्रीटमेंट करनी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या क्या देने हैं, उसके साथ में कुछ आपको मॉडर्न मशीन्स के कुछ ट्रीटमेंट्स लेने हैं। और ये जब हम बताते हैं या फिर हमारे हिसाब से जब हम एग्जामिनेशन करते हैं और हम बताते हैं पेशेंट्स को कि आपको ये ट्रीटमेंट्स करने हैं, पेशेंट्स बहुत बार कहते हैं कि हमने तो हाई फ्रीक्वेंसी करवाई है, हमने तो डर्मा रोलर करवाया है, पीआरपी भी करवाया है, तो आप क्या अलग करने वाले हैं। तो देखिए 2 टाइप का इंडाइजेशन होता है, एक सेलुलर लेवल का इंडाइजेशन है और जो हमारे इंटेस्टाइन्स में है वो इंडाइजेशन। जो जाठराग्नि है हमारा वो अगर विकृत होता है तो उसके बाद में जाकर सेलुलर भी इंडाइजेशन होता है। और जो हमारा जाठराग्नि अगर विकृत है तो हमें पता चल जाता है कि वॉमिटिंग होता है या फिर मोशंस ठीक से नहीं होते, गैसेस फॉर्म होते हैं, पेट में दर्द होता है। लेकिन जब सेलुलर लेवल का इंडाइजेशन होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता जब तक वहां पर कुछ जाकर बीमारी ना हो। इंटरनल मेडिसिन जब हम देते हैं तो यही हम कवर करते हैं कि पहले जो सेलुलर लेवल का इंडाइजेशन है और जाठराग्नि का जो इंडाइजेशन है वो पहले हम कवर करते हैं। वो कवर करने के बाद जो हमारे बॉडी में इंडाइजेशन के वजह से जो कुछ भी टॉक्सिन्स है वो घूम रहे हैं हमारे ब्लड में या फिर बॉडी में, वो कम होने लगते हैं। और वो कम होने के बाद जब हम ट्रीटमेंट्स ये करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीआरपी में हम पेशेंट का ब्लड ही निकाल के लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर ब्लड ही खराब है, अगर वो ब्लड में ही उस ब्लड में बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगा ही नहीं। अगर ब्लड ही इम्प्योर तो प्लाज्मा में भी कहाँ से आएगा वो अच्छा ब्लड, तो नहीं रिजल्ट देगा। सेम थिंग अगर डर्मा रोलर हम यूज करते हैं और स्किन के नीचे या फिर सेल्स में बहुत ज्यादा डेब्रिस है, बहुत ज्यादा सामता है या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस है, तो वो डर्मा रोलर बेचारा क्या करेगा। तो इसके लिए पहले हमें कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन देकर, कुछ पंचकर्म के ट्रीटमेंट्स के लेकर इंटरनल प्यूरिफिकेशन या फिर इंटरनल शुद्धि करनी पड़ती है। इसके बाद में जाकर अब जब हम ये मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसलिए सिर्फ ये ट्रीटमेंट्स करना और आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ ये ट्रीटमेंट करना ये बहुत ही बड़ा फर्क है। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के साथ अगर ये करते हैं तो डेफिनेटली इट विल गिव मोर रिजल्ट्स। बहुत इतना बढ़िया आंसर आपने दिया है कि मैं उसके बारे में सोच रहा था कि बहुत सारे ये ट्रीटमेंट है, अलग अलग है, जो डाइजेशन की, इंडाइजेशन की है, उसके बारे में और अपने बालों के बारे में बहुत सारे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है। सब मुझे मॉडर्न भी हो गए और ट्रेडिशनल भी हो गए और आयुर्वेद के हो गए। इन ट्रीटमेंट में कुछ सीक्वेंस भी होता है क्या, और अगर सीक्वेंस है तो किस तरह से फॉलो करना पड़ता है? जी हाँ, सीक्वेंस तो हमें फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे मैंने बताया, हम पहले प्रॉपर केस टेकिंग लेते हैं, उसके बाद में स्कैल्प एनालिसिस करते हैं, अगर जरूरत पड़े तो हम हेयर सैंपल सेंड करते हैं। उसके बाद में मैंने बताया कि पंचकर्म या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, पंचकर्म करके शरीर शुद्धि करके लेते हैं। उसके मैं तो मेरे यहाँ फर्स्ट लीचेस लगवाती हूँ। अगर एलोपेशिया पेशेंट है, डैंड्रफ का पेशेंट है, कुछ भी बालों पर या फिर स्किन के ऊपर, मैं लीचेस लगवा देती हूँ। लीचेस लगवाने के बाद वहां पर जो कुछ भी लोकल इम्प्योर ब्लड है वो पूरा सक कर लेने के बाद फिर हम ट्रीटमेंट आगे के कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में फर्स्ट लीच ट्रीटमेंट, उसके बाद में फिर हाई फ्रीक्वेंसी जैसे कुछ ट्रीटमेंट्स करते हैं। वो होने के बाद 7 डेज के बाद हम डर्मा रोलर ट्रीटमेंट करते हैं। डर्मा रोलर ट्रीटमेंट होने के बाद 7 डेज के बाद हम पीआरपी की ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन पीआरपी ट्रीटमेंट करने के बाद फिर 21 डेज का पूरा हम गैप रखते हैं, क्योंकि जो स्किन है वो हील होने में या फिर जो कुछ भी रिएक्शंस होती है प्लाज्मा में वो कवर होके हील होने में 21 डेज का समय जाता है, वो हमें देना पड़ता है। और 21 डेज के बाद फिर से ये जो 4 साइकिल्स है वो फिर से रिपीट करते हैं। फिर लीच ट्रीटमेंट, हाई फ्रीक्वेंसी, डर्मा रोलर, पीआरपी, ये हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अभी अगर आपने बोला कि अभी ये ट्रीटमेंट हम शुरू कर दिए, इन ट्रीटमेंट के टाइम इंटरवल कितना होता है? अगर होता है तो कितनों दिनों के बाद ये ट्रीटमेंट रिपीट होती है क्या ट्रीटमेंट रिपीट? यस, ट्रीटमेंट तो हमें रिपीट अगर होती है, हाँ, रिपीट करते हैं तो कितने दिन बाद होती है? क्योंकि बहुत सारे हैं कि हमने 2 महीने ट्रीटमेंट लिए, 4 महीने लिए, तब भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला,
फिर एक बार ट्रीटमेंट लेना पड़ती है क्या? इसके बारे में क्या बताएंगे आप? यस, जब इनिशियल स्टेज है तो हमें ट्रीटमेंट ये हार्डली हम 2 to 3 सेटिंग्स में भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा बहुत देर तक ये बीमारी है तो हमें कम से कम 5 या 6 कम से कभी कभी 10 भी सेटिंग्स करने पड़ते हैं। मेरे पास एक पेशेंट थी जिसे चेहरे पर बहुत बड़े बड़े पोर्स थे, ओपन पोर्स थे। वो बड़ी दूर से मतलब 2 आवर्स का मतलब 2 आवर्स की जर्नी करके वो मेरे यहाँ आती थी, वंस इन अ मंथ आती थी। पीआरपी की ट्रीटमेंट और डर्मारोलर की ट्रीटमेंट हम उसे करवा लेते थे, जिसमें जो कुछ भी ओपन पोर्स थे उसके लिए वो ट्रीटमेंट थी। उसे मुझे 8 बार वो ट्रीटमेंट करनी पड़ी, तभी जाकर उसके जो स्किन है वो एक 80 to 90% उसकी हील हो गई। तो ऐसे कभी कभी हम 2-3 बार भी ट्रीटमेंट करने से रिजल्ट मिलते हैं, कभी कभी हमें एक 8-10 बार भी ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। लेकिन बहुत बार एक नॉर्मल जो है एक 5 to 6 ट्रीटमेंट्स हमें ये करवाने पड़ते हैं। तो पेशेंट का संयम रहता है, वो पेशेंट का पेशेंस रहते हैं इतने दिन? यस यस, 8-10 बार ट्रीटमेंट करना है, इसका मतलब है पेशेंट वो टेंशन में आ जाएगा, हो जाता है ऐसे। इसके लिए आप मेंटल सॉल्यूशन कैसे, उसको आप सपोर्ट कैसे करते हैं? 8-10 बार अगर हमें ट्रीटमेंट करनी है तो हमें कम से कम इसके लिए 4 मंथ्स तो जाते हैं। लेकिन पहले हमें काउंसलिंग प्रॉपर करना ही पड़ता है पेशेंट्स को कि नहीं आपको इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा, अगर आपकी स्किन पूरी हील करनी है या फिर अगर ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको इतना टाइम देना ही पड़ता है। लेकिन पेशेंट्स करते हैं, उन्हें पता चलता है कि नहीं, आप हमें स्क्रीन पर दिखाया गया होता है कि ये प्रॉब्लम है आपको, तो पेशेंट भी अच्छी तरह से कन्विंस होते हैं और 6 मंथ्स तो पेशेंट आराम से देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, देते हैं पेशेंट्स, इजीली देते हैं। अभी अपने जो मॉडर्न टेक्निक्स बताए हैं और ट्रेडिशनल, सो अगर दोनों मिलाकर हम यूज कर रहे हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या? अगर होते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं उसके? यस, जैसे मैंने बताया, कभी कभी तो बहुत फनी क्वेश्चंस पेशेंट पूछते हैं कि जैसे अभी बताया कि पीआरपी की ट्रीटमेंट हम ये निडल यूज करके करते हैं, पीआरपी प्लाज्मा सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर सिर में इंजेक्ट करते हैं। पेशेंट्स बहुत बार ऐसे फनी क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये हमारे ब्रेन में तो नहीं जाएगा या फिर ये हम ब्रेन को तो अफेक्ट नहीं करेगा। ये बहुत कॉमनली क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऐसे नहीं है, हम ये बहुत ही माइक्रो नीडल्स यूज करते हैं और ये यूज करने से पहले हमने एनेस्थीसिया दिया होता है जिससे पेन भी नहीं होता। टोटली हम प्योर आयुर्वेदिक ही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं इसमें, इसके लिए भी साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते। और बहुत बार ऐसे होता है ना कि ये जो ट्रीटमेंट्स है ये लेने के बाद अगर आफ्टर केयर अच्छे से करते हैं तो भी बहुत बार कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। लेकिन अगर गलत पेशेंट्स में हम ये ट्रीटमेंट्स करते हैं तो जाकर ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर जो डॉक्टर्स है जिन डॉक्टर्स को इन सभी के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो उनसे ही ये ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में ये ट्रीटमेंट्स नहीं करवाने हैं, या फिर अंदर पेन मेकर्स हो, कुछ रॉड्स हो या फिर कुछ मेटल पार्ट्स है बॉडी में तो भी ये ट्रीटमेंट्स नहीं करवाने हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो या फिर अनकंट्रोल्ड बीपी हो, थायराइड के लेवल्स बढ़े हुए हैं तो भी नहीं यूज करना चाहिए। पीआरपी के ट्रीटमेंट में बहुत बार हीमोग्लोबिन कम होता है, कैल्शियम लेवल कम होती है, ईएसआर लेवल है, तो ये भी सब जो प्रॉब्लम्स है इसमें भी पीआरपी की ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हैं जो भी है या फिर कभी कभी जिन्हें झटके आते हैं वो पेशेंट इमरजेंसी के पेशेंट है, उनमें भी ये ट्रीटमेंट्स हम नहीं कर सकते। डेंटल इम्प्लांट्स हो, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, अगर वो हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे और उसके साथ में अगर हम मेडिसिन देते हैं और ये ट्रीटमेंट्स करते हैं तो डेफिनेटली कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये आमतौर पर होता है क्या कि जो आम आदमी होता है उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जैसे कि आपने एक बोला है, तो ये भी सोचते हैं कि ट्रीटमेंट आपने किए इसके बाद क्या केयर करना पड़ता है? जी हाँ, मैंने वैसे बताया कि अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करते तो भी रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कि पीआरपी करने के बाद हम पेशेंट्स को बोल देते हैं कि आपको सेकेंड डे घर से बाहर नहीं निकलना है। डर्मारोलर के बाद भी हम कहते हैं कि सेकेंड डे आपको बाहर नहीं निकलना है। थर्ड डे से भी अगर बाहर निकलना है तो धूप में ना निकलिए। अगर धूप में निकलना ही है तो फिर प्रॉपर सन ब्लॉक या फिर सनस्क्रीन आप यूज कीजिए और उसके बाद बाहर निकलिए। बालों में भी आप अगर बालों की कुछ ट्रीटमेंट की है तो आप प्रॉपर बालों को कवर करके निकलिए। हेयर वॉश
कोई भी स्ट्रॉन्ग शैम्पू से हेयर वॉश नहीं करना है, गर्म पानी से हेयर वॉश नहीं करना है, नॉर्मल गुनगुने या फिर नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से हेयर वॉश करना है। ज्यादा ठंडे पानी से भी नहीं हेयर वॉश करना है, ज्यादा गर्म पानी से भी हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। या फिर बालों के ट्रीटमेंट से जो स्ट्रेटनिंग या फिर कलरिंग ऑफ द हेयर्स, ये ट्रीटमेंट्स आपको नहीं करने हैं। ऐसे आफ्टर केयर भी कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी इजी होते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। नॉर्मल अगर केयर लेते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये आपने मेथोडोलॉजी तो बताइए, ट्रीटमेंट्स बताइए आपने, तो उसका खर्चा ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर खर्चा ज्यादा है तो या आम आदमी है जो अफोर्डेबल नहीं कर पाता है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि किस तरह से उसका सोल्यूशन रहता है, कितने कम खर्चा में ये कर सकते हैं कि अल्टीमेटली सो एवरीवन शुड बी गेट इन विद इन दैट लिमिटेड बजट। सो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? यस, बजट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत बार जब हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको ये ट्रीटमेंट्स करवाने हैं, तो पहले पेशेंट्स ये सवाल होता है कि डॉक्टर खर्चा कितना होगा, क्योंकि आजकल बहुत एक्सपेंसेस बढ़े हैं, बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट्स है। तो जो मैंने अभी जो 4-5 ट्रीटमेंट बताए, ये 80-90% पेशेंट्स में यही ट्रीटमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। बहुत कम बार बोटॉक्स, फिलर्स या फिर लेजर ट्रीटमेंट्स जो बहुत महंगे होते हैं, वो ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं। लेकिन ये जो मैंने ट्रीटमेंट्स आपको बताए, वो हार्डली 500 से 3000 तक, इतने ही उसके चार्जेस है। इससे ज्यादा चार्जेस के नहीं होते। आप अगर महीने में कुछ थोड़ा और सेविंग कर लेते हैं तो भी इसका ये ट्रीटमेंट्स का खर्चा निकल जाता है। बहुत बार होता है कि पीसीओडी या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट्स में, लड़कियों में हिरसुटिज्म मींस चेहरे पर बाल आ जाते हैं। चेहरे पर बाल आने के कारण फिर वो बाहर भी निकल नहीं सकती। इंटरनल मेडिसिन से कवर हो जाता है वो, लेकिन थोड़ा टाइम जाता है। लेकिन अगर इसके साथ कुछ लेजर जैसे कुछ ट्रीटमेंट्स करवाते हैं तो वो जो कुछ भी बाल है वो निकल जाते हैं और इंटरनल मेडिसिन के बाद वो नए बाल भी नहीं आते। तो ये जो लेजर या फिर बोटॉक्स फिलर जैसे कुछ ट्रीटमेंट्स है वो महंगे होते हैं। लेकिन अभी जो मैंने बताए 80-90% पेशेंट में यही यूज करने पड़ते हैं और ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स है। डेफिनेटली। और मैं ये भी जानना चाहता था कि आपके केशार में जितने सारे ट्रीटमेंट है, ये आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो गए, और अगर नहीं होते तो लोग नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली आपके सभी, मुझे पता है कि मैंने डॉक्टर हरीश पाटनकर के जो लैब है वहां जब विजिट की तो मुझे पता चला कि बहुत सारे अफोर्डेबल में है। फाइन। सो आपने जो भी कोई बताया बहुत बढ़िया बताया है। मैं आखिरी में हम जानना चाहते हैं कि क्या सलाह देंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स। सो आपका आखिरी सवाल है कि क्या आप सलाह देंगे? जी हाँ, मैंने जैसे बताया कि ये मॉडर्न टेक्निक्स हम ये यूज कर सकते हैं, डर्मा रोलर करेंगे, पीआरपी करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी करेंगे, ये सब भी हो, फिर भी आपको एक चीज से छुटकारा नहीं है। आपको प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, प्रॉपर डाइट फॉलो करना है, प्रॉपर मेडिसिन लेने हैं। अगर ये नहीं और इसके मतलब ये छोड़कर अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है। आगे जाकर फिर से ये प्रॉब्लम्स आपको होने ही वाली है। तो प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, नॉर्मल जो कुछ भी फूड है वो ले लीजिए। फास्ट फूड, जंक फूड या फिर फर्मेंटेड फूड है वो कम करना है। खट्टी चीजें या फिर स्पाइसी फूड है, तीखा है, वो कम करना है। ऐसे डाइट में जो कुछ भी परहेज है वो ठीक से फॉलो करना है। हेल्दी डाइट लेना है, घर का ही खाना खाना है, सात्विक फूड लेना है, घी की मात्रा बढ़ानी है, कुछ नॉर्मल योगा है या फिर सूर्य नमस्कार जैसे कुछ योगा है और कुछ योगा के पोस्चर्स है वो आपको फॉलो करने हैं। ऐसे अगर आपकी लाइफस्टाइल अगर आप बेटर करेंगे तो ही ये मशीन्स काम करने वाले हैं, सिर्फ मशीन से कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा टेक होम मैसेज यही रहेगा कि नॉर्मल जो है आपको वही यूज करना है। लाइफस्टाइल प्रॉपर है, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट प्रॉपर फॉलो कीजिए, तो ही आपको हेयर आपके जो है और स्किन वो आपकी अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने आज बालों की समस्या के ऊपर बढ़िया नॉलेज दिया है और मॉडर्न टेक्निक्स हम किस तरह से यूज कर सकते हैं इसके बारे में आप डिटेल में जाकर, बहुत सारे टेक्निक्स आपने इतने डिटेल में जाकर बताया कि हमें समझ में आ रहा है। कि मुझे तो बहुत सारे समझ में आए, लेकिन हमारे जो प्रेक्षक देख रहे हैं उनको भी सब समझ में आया होगा शायद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। दोस्तों हो, अगर हम ये टेक्निक्स यूज करेंगे तो हमारे बालों की समस्या दूर हो जाएगी। केश आयुर्वेद की ये वेबसाइट और ये नंबर है, अगर आपको भी समस्या है तो आप तुरंत कॉल करके और मैसेज करके जान सकते हैं और केशायर के नजदीक के ब्रांच में जाकर डॉक्टर को मिल सकते हैं और आपके समस्या से मुक्ति पा सकते हैं।
तो डेफिनेटली आप कोई भी नजदीक की ब्रांच है तो आप वहां जाकर जितने सारे आपके सवाल है और जितने सारे समस्या है आप वहां बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी प्रेक्षकों का ही, आपने जो आज यहाँ टाइम दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ आपको। और कल मिलते हैं केशर पेज पे नए विषय के साथ और नए डॉक्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।